So let the recording start. तो हमने टेस्ट को यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब हमने ये कहा था कि क्योंकि हम XML या JSX पढ़ रहे हैं तो JSX XML लाइक सिंटैक्स यूज करती है, तो हमने कहा था यूजर डिफाइंड टैग हो सकते हैं हमारे पास। तो हमने उस यूजर डिफाइंड टैग को, यानी जो फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, ये जिधर हम इंपोर्ट करेंगे वहाँ एज अ टैग अवेलेबल हो जाएगा वही फंक्शन पूरा का पूरा। सो पहली चीज़ आज मैं ये बताऊंगा आपको कि हमने कभी भी कोशिश ये करनी है कि फोल्डर स्ट्रक्चर इतना अच्छा रखें, इतना प्रेजेंटेबल रखें कि जब भी हम ये ऐप किसी को दें या किसी और डेवलपर के साथ शेयर करें या म्यूचुअल कोलैबोरेट करें किसी प्रोजेक्ट में, तो फोल्डर स्ट्रक्चर सारों का कंसिस्टेंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी समझ भी आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेसिकली कंपोनेंट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट और दूसरा हम कह सकते हैं कंटेनर कंपोनेंट। नाम से जाहिर है जी, वो कंपोनेंट जो कोई यूआई रेंडर करेगा उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। मींस यूआई से मुराद कोई यूआई का कंपोनेंट छोटा सा प्रेजेंट करेगा, जैसे ये एक यूआई प्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। ये इस वक्त सिंपली हेलो वर्ल्ड है या हेलो दिस इज अ टेस्ट ऐप है, लेकिन स्टिल it is rendering something on the output screen. That is why it is called as presentational component. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद कुछ नहीं प्रेजेंट कर रहे होते, बल्कि वो बाकी दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, अपने अंदर एज अ चाइल्ड होस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम ये ऐप देखें और यहाँ से हेलो हटा दें, तो अब ये ऐप खुद बेसिकली कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये अपने अंदर बाकी कंपोनेंट्स को कंटेन कर रही है। हम रियल लाइफ में जब ऐप बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस रूट कंपोनेंट जो कि ऐप है, इसके अंदर हम कोई यूआई ना बिल्ड करें, बल्कि बाकी यूआईज हम कंपोनेंट वाइज बिल्ड करके अल्टीमेटली सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर से आके रेंडर करें। तो ऐसे जैसे ये ऐप है, ये बेसिकली कंटेनर कंपोनेंट है कि ये बाकी तमाम कंपोनेंट्स को होस्ट करता है, ये कंटेन करता है। तो ये अक्सर आप लफ्ज सुनेंगे तो कंटेनर कंपोनेंट या प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। तो ये टेस्ट इज अ प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। तो हमने अभी बेसिकली ये करना है, सोर्स के फोल्डर में आपके पास दो तीन फोल्डर्स मजीद होने चाहिए, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट टेस्ट का कंपोनेंट यहाँ बनाएं। व्हाट यू कैन डू इज, आप सोर्स के फोल्डर को सेलेक्ट करें, यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट करें और पहला तो यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएं। ये कंपोनेंट्स का एक फोल्डर है। जितने भी कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, कॉमन से मुराद ये है कि कंपोनेंट्स विल बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। यानी एक कंपोनेंट हमने बनाया, उसको हमने होम पेज पे भी यूज किया, उसको हमने अबाउट अस के पेज पे भी यूज किया, उसको हमने कॉन्टेक्ट अस के भी पेज पे यूज किया और उससे हमने मल्टीपल पेजेस पे उस कंपोनेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि शेयर्ड कंपोनेंट होगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी लॉजिक्स हैं। कुछ लोग उसके लिए शेयर्ड का फोल्डर क्रिएट करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करते हैं, कुछ लोग लेआउट का फोल्डर क्रिएट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम एक कंपोनेंट का जेनेरिक फोल्डर करेंगे, इसी के साथ इसी का सिबलिंग हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पेजेस का। हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो इसलिए जितने भी पेजेस होंगे सेपरेट पेजेस को हम पेजेस के फोल्डर के अंदर रखेंगे। हम कन्वेंशन को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करेंगे जी, जितने भी फोल्डर नेम्स होंगे उनको आप लोअर केस में रखेंगे और जितने भी कंपोनेंट के नेम्स होंगे या फाइल के नेम्स होंगे आप वो कैपिटल में रखेंगे। दो तीन प्रैक्टिसेस हैं, अभी के लिए ये प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है। उसके बाद नॉर्मली एक या दो कंपोनेंट ऐसे हैं या तीन जो कि हर वेबसाइट का पार्ट लाजमी होते हैं, यानी वेबसाइट का हेडर, वेबसाइट का फुटर और वेबसाइट में अगर कोई साइड बार नाम की कोई चीज़ है तो वो। तो उसके लिए आप लेआउट का फोल्डर भी अलग बना सकते हैं, बट फॉर नाउ उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी मैं बना लूंगा। फॉर नाउ मुझे ये दो फोल्डर के साथ जाना है। तो अब ये जो टेस्ट का कंपोनेंट है, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, बिकॉज टेस्ट डजंट मेक सेंस। मैं कोई मीनिंगफुल कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको उसी फोल्डर में बनाऊंगा जिससे उसका ताल्लुक होगा और फिर उसको रेंडर करूंगा। सो आई एम रिमूविंग दिस इंपोर्ट फ्रॉम हियर, आई एम रिमूविंग दिस कंपोनेंट फ्रॉम हियर एज वेल, एंड ऑब्वियसली जहाँ आई थिंक एवरीथिंग इज राइट। तो अब हम इस ऐप को रन करेंगे टर्मिनल में जाके, CLS for clearing the screen and then npm start।
for starting this application. This should open up a live server. ओके हमारा ये लाइव सर्वर रन हो गया, डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमने सब कुछ रिमूव कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि एक सैंपल सा अच्छा हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को इस पूरे कोर्स को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेके चलना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फुल प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा और जब एट द एंड ऑफ द डे हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक डिलीवरेबल प्रोजेक्ट जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, येट कंटेनिंग कंप्लीट जो ऑप्शंस या फंक्शनैलिटीज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो KFC एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें वो तमाम फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं जो कि एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट में मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे UI में कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कैटेगरी है एवरीडे मील, इस कैटेगरी से मुतालिक सारे प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो रहे हैं। देन मैं किसी डिफरेंट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो ऊपर देखें बड़ी नीट एंड क्लीन नाइस URL, और ये इस कैटेगरी से प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस कैटेगरी के, और ये ऑल रियल टाइम मींस कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। देन अगर हम शेयरिंग पे क्लिक करें तो विदाउट पेज रिफ्रेशिंग ये सारी कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट जो वो चेंज होके आ रहे हैं। फिर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करें so we can have the detail page for that product, once again having a very nice and clean and neat URL जो कि डायनामिकली URL बिल्ड हो रही है। एंड देन प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ से कुछ एडिशनल एड ऑन भी हम ऐड कर सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। यहाँ से हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर मज़ीद ऐड टू बकेट करें तो ये बड़ा नाइस पॉपअप आता है जहाँ पे हम मज़ीद सिटी की इंफॉर्मेशन वगैरह फिलअप करके तो वी कैन डू नेक्स्ट। यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ टोटल आ रहा है यहाँ भी, और अगर हम यहाँ देखें तो ये हेडर पे भी प्राइस और टोटल दोनों अपडेट हो रहे हैं। इस पर भी क्लिक करें तो दोबारा ये पॉपअप ओपन होता है। एंड देन इफ वी गो बैक टू द होम पेज, और ये इसमें स्लाइडर भी जो कि एक कॉमन फंक्शनैलिटी होती है अक्सर वेबसाइट्स पे, और इसका फुटर भी, हेडर, और इसके बाद अगर आप डिफरेंट पेजेस पे जाएं, साइन इन या साइन रजिस्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये बाकायदा रेस्ट APIs को इस्तेमाल करके लॉग इन विद जीमेल, लॉग इन विद फेसबुक, बड़ी कॉमन फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी एप्लीकेशन में होती है। वील आल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग दैट। एंड देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए फॉर्म्स, और उसके बाद अगर आप स्टोर लोकेटर पे जाएंगे तो यहाँ मैप्स की APIs लगी हुई हैं। आप पाकिस्तान के जिस शहर को सेलेक्ट करेंगे उस शहर में किस किस जगह पे इसकी ब्रांचेज हैं, सैटेलाइट टाउन को क्लिक करेंगे मैप पे ये हाईलाइट हो जाएगा, बैरियर टाउन पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यानी इसमें APIs का इस्तेमाल भी है, मैप की API का इस्तेमाल भी है, लॉगिन्स वगैरह भी हैं, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी है, फिर पेमेंट APIs भी हैं। अगर आप यहाँ ऐड टू बकेट पे जाएंगे और यहाँ क्वांटिटी वाइज इसको ऐड करेंगे, यहाँ अपना एड्रेस वगैरह देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे आपसे वो शिपमेंट एड्रेसेस वगैरह पूछेगा, एंड देन पेमेंट वगैरह कंफर्मेशन पूछेगा कि COD करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और फिर आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। ये इसकी फ्रंट फेसिंग है इस एप्लीकेशन की। फिर इसका एक एडमिन पैनल भी होना है। अभी चूंकि ये मैंने वेबसाइट तो नहीं बनाई, जिसने बनाई है उसने इसका एडमिन पैनल भी बनाया होगा, और एडमिन पैनल पे जितने भी ऑर्डर्स फ्रंट एंड पे कोई बंदा करता है, कोई कस्टमर करता है, तो वो ऑर्डर्स एडमिन पैनल पे रिसीव होते हैं, और एडमिन पैनल पे उन ऑर्डर्स के मुताबिक एक्शन लिया जाता है। फिर उन ऑर्डर्स की स्टेट मेंटेन की जाती है कि जी ऑर्डर रिसीव है, कंफर्म्ड है, पेंडिंग है, डिलीवर्ड है, व्हाटएवर। और ये सारा इस एप्लीकेशन का फ्लो है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज़ आपका क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, जो हम रिएक्ट में पढ़ रहे हैं, तो क्लाइंट वुड बी इन React.js, और इस पे सर्वर इन्वॉल्व होता है। जो सर्वर हम लिखेंगे वो हम नोड और एक्सप्रेस में लिखेंगे, और डेटाबेस जो हम इस्तेमाल करेंगे वो MongoDB इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एक फ्रंट एंड बनेगा, एक बैक एंड बनेगा, और एक एडमिन पैनल बनेगा। तीन एप्लीकेशंस बनेगी, तब जाके हमारा एक एप्लीकेशन का फुल फ्लेज कंट्रोल जो है वो
हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। वंस अगेन द पर्पस ऑफ चूजिंग दिस साइट कि इट इज़ अ वेरी सिंपल येट इट कंटेन्स द कंप्लीट फंक्शनैलिटी या लाइफ साइकिल या फ्लो साइकिल ऑफ द फुल फ्लेज ई कॉमर्स साइट। तो इन द मीन वाइल साथ साथ आप लोगों को भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिनको आपने कंप्लीट करना होगा वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ऑब्वियसली। सो मैंने ये शुरू में बिल्कुल ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि ताकि मैं इसी को लेके चलूँ और इसी तरह के कंपोनेंट्स वाला डिज़ाइन करूँ ताकि हम सारे लोग जो है वो एक ही पेज पे रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मैं इस वेब पेज को एनालाइज करूँ तो ये मेरा होम पेज है। अगर मैं लोगो पे क्लिक करूँ तो ये मेरा होम पेज है। तो मैंने बेसिकली आपको ये कहा है कि यहाँ हम कंपोनेंट्स जितने भी बनाएंगे अल्टीमेटली उन कंपोनेंट्स को सेपरेटली बना के पेजेस पे रेंडर करेंगे, जो भी पेज डिफरेंट किस्म के होंगे। पहले तो मैंने आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हमारे पास कौन कौन से पेजेस बनने हैं वो जरा देखें, फिर हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से बनने हैं। हमारे पास सबसे पहले ये होम पेज है, तो होम पेज में अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं तो ये हमारा हेडर हो सकता है, यानी एक कंपोनेंट हेडर। और लेट मी एक्सपैंड इट अ बिट। इस हेडर के कंपोनेंट में भी दो चीज़ें या दो मजीद कंपोनेंट हो सकते हैं। एक ये जो कि इसे टॉप स्ट्रिप कह लें या वट एवर इट इज़, और एक ये जिसको आप मेन्यू कह लें। ये हमारे दो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कंपोनेंट माइट बी लाइक ये जो स्लाइडर है, ये हमारा एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। अब कंपोनेंट में अलग अलग रखने का मकसद ये है कि हमें किसी पेज पे हो सकता है कि स्लाइडर ना चाहिए हो, तो हम स्लाइडर के कंपोनेंट को रेंडर नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा। किसी पेज पे हम हो सकता है कि सिर्फ ये टॉप वाली स्ट्रिप शो करें, ये मेन्यू भी शो ना करें। किसी स्ट्रिप पे हो सकता है हम ये टॉप वाली स्ट्रिप शो ना करें, सिर्फ मेन्यू शो करें। तो इन तीनों को, ये चारों को अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने का मकसद यही है कि जहाँ जो चीज़ चाहिए होगी वहाँ वो चीज़ रेंडर करेंगे, जहाँ जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वहाँ वो रेंडर नहीं करेंगे। मिसाल ये देख लें, ये तीन कंपोनेंट्स हो गए हमारे। मिसाल ये देख लें कि अगर मैं किसी भी कैटेगरी पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास वो स्लाइडर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि स्लाइडर का कंपोनेंट मैंने अलग रखा हुआ था। जिस जिस पेज पे मुझे स्लाइडर चाहिए था वहां सिर्फ वो स्लाइडर का टैग लिख दिया, जिस पे नहीं चाहिए वो स्लाइडर का टैग हटा दिया, वो यहाँ से हट जाएगा। एनीवेज, होम पेज में ये तीन कंपोनेंट मैंने रिकग्नाइज कर लिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मेरे पास एक कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट में मैं सिंपली ये कार्ड रेंडर करूंगा। अब एक कार्ड रेंडर करूंगा और बाकी अगर मुझे मल्टीपल कार्ड चाहिए होंगे तो मैं इसी कार्ड को रेप्लिकेट कर लूंगा, रिपीट कर लूंगा, रीयूज कर लूंगा। मैं बार बार कार्ड डिजाइन नहीं करूंगा। तो मेरे पास एक कंपोनेंट ये कार्ड का हो गया, जिसको मैं कार्ड कंपोनेंट कहूंगा या कुछ भी कह सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है। अब अगर मजीद मल्टीपल चाहिए तो मैं इनको रीयूज कर सकता हूँ। एंड देन मेरे पास एक कंपोनेंट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ फुटर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर सारे पेजेस पे फुटर डिफरेंट है, अगर फुटर सारे पेजेस पे डिफरेंट नहीं है तो फिर हम फुटर को भी अलग अलग कंपोनेंट्स में मजीद स्प्लिट अप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक होम पेज है, होम पेज में एक, दो, तीन, या अगर हम इन दोनों को एक ही में रख लें तो एक, दो, तीन, चार कंपोनेंट्स हमें सिर्फ होम पेज पे चाहिए। फिर अगर हमारे पास मजीद मल्टीपल पेज में, इनर पेज में जाते हैं तो यहाँ हमारे पास एक लॉगिन पेज है। इसमें अगेन ये टॉप वाला कंपोनेंट वही है, ये बीच में एक कंपोनेंट और ये फुटर कंपोनेंट भी नीचे वही है। तो तीन कंपोनेंट हमें लॉगिन पेज पे चाहिए। अगर हम स्टोर लोकेटर पे जाते हैं तो इसीलिए इसी तरह हमें टॉप, हेडर और फुटर का कंपोनेंट सेम है जो हम वन टाइम बना लेंगे, बीच वाला पोर्शन जो है वो हम रेंडर कर लेंगे अलग से। तो दिस वाज द ब्रीफ ओवरव्यू दैट आई एम गोइंग टू डेवलप टुडे, या यूआई जिसका भी बनाने लगा हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी ऐप को बिल्कुल खाली पाक साफ कर लेना है। मुझे पेजेस के अंदर जाना है क्योंकि मुझे होम पेज बनाना है। तो पेजेस के अंदर जाके मैं यहाँ पे सिंपली एक जेएस की फाइल रखूँगा और उसको मैंने होम डॉट जेएस दिया फॉर क्रिएटिंग अ होम पेज। मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है क्विकली फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का। तो आपको पहले कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिंपली ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हर कंपोनेंट में आएगी। हो सकता है आपके केस में ये इंपोर्ट
रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ना आए, तो फॉर द टाइम बीइंग रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अगर आप हर एक कंपोनेंट में रिएक्ट को इंपोर्ट ना भी करें तो इट वुड स्टिल वर्क। ठीक है, तो आपके अगर कंपोनेंट के ऊपर शो ना हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। इसमें मैं यहाँ सिंपली H1 कर देता हूँ और होम कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो वी आर कन्वीनियंट टू इम्पोर्ट इट राइट ओवर हियर। अच्छा, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, कभी भी हम ऐप को जब रेंडर करेंगे या किसी भी कंपोनेंट को रेंडर करेंगे तो हम हमेशा उस कंपोनेंट को एक रूट या पेरेंट डिव में रखेंगे। हम दो पैरेलल डिव्स नहीं रख सकते यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ रखेंगे ये, तो इट वुड स्ट्रेट अवे गिव मी एन एरर। यहाँ पे हम सिबलिंग क्रिएट अगर करने भी हैं तो इन सारों को एक रैपर के अंदर अल्टीमेटली हमें रैप करना होगा। यानी अगर मुझे दो डिव्स देनी है तो लाजमन एक उसकी पेरेंट डिव रखनी होगी, तब ये वैलिड होगा। अदरवाइज ये कंपोनेंट कहता है जी कि उसे एक रिटर्न एक ही चीज करनी है। तो आपके पास अगर नेस्टेड कोई एलिमेंट या कंपोनेंट है जिसके अंदर डिव के अंदर डिव फिर डिव के अंदर डिव, आप बेहतर है कि उसको एक पेरेंट डिव में रख लें। मजीद अगर मैं इसे आसान करूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इसे एक H1 दिया, उसमें आपने हेलो वन हेलो लिख दिया, उसके नीचे आप फिर पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ आपने लॉरम लिख दिया, ये इनवैलिड होगा। बिकॉज अल्टीमेटली द होल कंपोनेंट शुड रिटर्न ओनली वन थिंग, ये दो एलिमेंट्स नहीं रिटर्न करेगा। इन दोनों को अगर इस तरह करना ही है तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं। ठीक, या आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि जी हमें ये पेरेंट डिव नहीं चाहिए। ये क्या करेगा बेसिकली, सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स को रैप करने के लिए एक नया HTML एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे डिव का। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके डॉम में एक एडिशनल एलिमेंट क्रिएट हो तो आप सिंपली ये ब्लैंक टैग भी दे सकते हैं। ये ब्लैंक टैग रिएक्ट फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब ये जो टैग है ये आपके ब्राउजर में या डोम में एडिशनल एलिमेंट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि बाकी एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसे हम फ्रेगमेंट टैग कह सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये रख लें, चाहें तो आप एक रूट में डेव रख लें। तो मैंने होम का पेज बनाया और इस होम के पेज को मैं यहाँ पे रेंडर करूंगा। अब ये देख लें कि जब मैंने होम लिखा तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली हिंट दे दिया कि जी होम जो है सोर्स के फोल्डर के अंदर पेजेस का फोल्डर है, पेजेस के फोल्डर के अंदर होम का फोल्डर है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी ब्यूटी ये है कि मुझे यहाँ खुद से मैनुअली इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। यहाँ मैंने इसे क्लोज कर दिया और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट क्यों हो गया, यानी ये स्टेटमेंट या ये सजेशन में ऑटो इंपोर्ट की सजेशन क्यों मिली मुझे। अगर आप यहाँ अपने एक्सटेंशन पैनल में आए तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जिसका नाम है ऑटो इंपोर्ट, यानी ऑटोमेटिकली फाइंड्स, पार्सेस एंड प्रोवाइड समथिंग। आगे पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। तो जब आपके सिस्टम में ये ऑटो इंपोर्ट विद दिस पर्टिकुलर आइकन इंस्टॉल होगी ये एक्सटेंशन, तो देन यू वुड बी एबल कि जी आप जब कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो आपको मैनुअली ये पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि क्विकली आप उसको ऑटो इंपोर्ट कर सकते हैं। सो नाउ इफ आई रन दिस, आई मोस्ट प्रोबेबली हैव रेड इट। तो ये होम का कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इस होम के पेज को तो मैंने बना लिया, बट होम का पेज इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। यानी होम के पेज में मेरे पास यहाँ पे एक होना चाहिए हेडर कंपोनेंट, एक मेरे पास होना चाहिए कंपोनेंट, और एक मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे पेज एरिया या मेन एरिया या व्हाट्सएवर, मैं कह देता हूँ जी इसको कार्ड कंपोनेंट। तो मुझे बल्कि हेडर के नीचे बिल्कुल स्लाइडर है होम पेज पे, मैं इसको कह दूंगा जी स्लाइडर कंपोनेंट, और उसके नीचे मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड कंपोनेंट। और कार्ड्स जो कि मल्टीपल हैं तो मैं इसी कार्ड को रीयूज कर सकता हूँ ट्वाइस थ्राइस। ठीक है जी, तो अभी मैंने ये कंपोनेंट को रेंडर करना तो आपको बताया, लेकिन इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी बना हुआ नहीं है। तो हम कैसे इनको डिजाइन करें, लेट्स कीप इट और लेट्स डिजाइन इट वन बाय वन। सबसे पहले मुझे हेडर चाहिए,
और मुझे ये पता है कि जो मेरा हेडर का कंपोनेंट है ये हर पेज पे रिपीट होना है। ठीक है, यहाँ चूंकि मैंने अभी वो कंपोनेंट बनाए बगैर रेंडर किए हैं, तो मुझे वो कह रहा है जी कि हेडर इज नॉट डिफाइंड, स्लाइडर इज नॉट डिफाइंड, कार्ड इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको बता। अच्छा, यहाँ से मैंने वो टेक्स्ट पे रिमूव कर दिया H1 में। अभी ये होम, मुझे होम के पेज से आ रहा है होम का टेक्स्ट सिंपली H1 में। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा कि इस एप्लीकेशन की तरह एक हेडर डिजाइन कर लूंगा कॉमनली, और एक मैं इस एप्लीकेशन का फुटर डिजाइन कर लूंगा। तो हेडर और फुटर देखें इस पेज पे भी है, अगले पेज पे जाएंगे इधर भी है, अगले पेज पे जाएंगे इधर भी हेडर फुटर सेम है, डिटेल पेज पे जाएंगे इधर भी फुट हेडर और फुटर सेम है, बीच में कंटेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हेडर के कंपोनेंट को कोई हिंट देगा मुझे किस फोल्डर में बनाना चाहिए? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में, क्योंकि हेडर जो है वो रिपीट होना है, और जो हमारे कॉमन कंपोनेंट्स होंगे रिपीट रिपीट हो रहे होंगे या रीयूज हो रहे होंगे, बेहतर है कि उन्हें कंपोनेंट के अंदर रखें। तो मैंने यहाँ पे जाके सिंपली हेडर डॉट जेएस, बेटा मैंने पेस अपनी बड़ी स्लो रखी है आज, इसलिए कि मैं आपको सिर्फ आज यूआई पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के यूआई डिज़ाइन करना बता दूंगा। उसके बाद मैं ज़्यादा फोकस रिएक्ट की टेक्निकलिटीज़ पे रखूंगा, रिएक्ट की कैसे काम करती है। इसलिए ये ज़रा देख के तो आपने लाजमन अगले वीक में, बल्कि मैं आपको एंड पे असाइनमेंट भी दूंगा, एक यूआई एटलीस्ट एक खुद बनानी है किसी की, एक से ज़्यादा हो तो भले, गुड, वेल एंड गुड है। मैं यहाँ पे फिर एक हेडर कंपोनेंट में आऊँगा और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, जिस नाम से फंक्शन है उसी नाम से। और अब मैं यहाँ पे भी सिंपली फिलहाल एक टेक्स्ट लिखता हूँ, हेडर। अब मुझे ये हेडर कहाँ डिस्प्ले कराना है? होम पेज पे आऊँगा और इस होम पेज पे जाके मुझे, अब मैंने फिर हेडर लिखा तो उसने मुझे हिंट दे दिया बिकॉज ऑफ दैट ऑटो इम्पोर्ट कमांड कि जी ये मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली टॉप पे वो इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे उसने हेडर दे दिया। अगर आप खुद इंपोर्ट नहीं, यानी ऑटो इंपोर्ट को नहीं करेंगे, तो आपको ये सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, और वो ऐसे इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डबल कोट्स डॉट स्टैटिक लिखेंगे तो आपको बता देगा, डबल स्टैटिक लिखेंगे तो फिर भी बता देगा प्रीवियस फोल्डर। हिंट में जाए कंपोनेंट में, कंपोनेंट के अंदर हेडर में। तो मैंने कहा था कि जेएस की फाइल है तो साथ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब मैं होम कंपोनेंट के अंदर आ रहा हूँ और होम कंपोनेंट में हेडर को रेंडर कर रहा हूँ, और बेसिकली फिर इस होम को अल्टीमेटली जाके ऐप में रेंडर कर रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद इट। चलिए, ये बेसिकली अब हेडर आ रहा है राइट फ्रॉम द होम पेज। अब इसी तरह मैं एक और कंपोनेंट बना लूंगा जिसको मैं कहूंगा फुटर का कंपोनेंट। वो भी चूंकि कॉमन है, हर पेज पे रिपीट होना है, तो मैं यहाँ पे जहाँ हेडर बनाया वहीं पे डॉट जेएस बनाऊंगा। इसमें भी मैं वेरी क्विकली बेसिक सा कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग दिस इज फुटर। और मैं इसको भी यहाँ रेप्लिकेट या रिपीट करूंगा। मैं इसे यहाँ पे ला के कहूँगा जी फुटर और ऑटो इम्पोर्टेड। दरमियान में अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं दरमियान में कोई और कंपोनेंट बनाने से पहले मेन पेज एरिया लिख दिया। अब ये हेडर और फुटर जो है अपने अपने कंपोनेंट से रेंडर होगा, और ये H1 जो है वो बीच में ऐसे ही आ जाएगा। So let's see. I have successfully created header, successfully created footer, and then main page area. यानी ये जो मेरी रिकमेंडेड अप्रोच है कंपोनेंट को रेंडर करने की, अभी हमने जस्ट वो सीखी है। कंपोनेंट के अंदर अभी हमने कुछ इतना स्पेशल काम किया नहीं। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं हो रहा?
जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सर। यस। ओके। तो एक अब एक हमारा हो गया होम पेज, और होम पेज में हमने 2 कंपोनेंट्स मज़ीद बना लिए। अब हम थोड़ा-सा कुछ यूआई प्रेज़ेंट करते हैं। उसके लिए हम बेसिकली app.css भी इस्तेमाल कर सकते हैं, index.css भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में हम नहीं जाएँगे, हम ऐप से पीछे नहीं जाएँगे कहीं भी। तो app.css में ग्लोबल स्टाइलिंग मैनेज हो रही होगी। ग्लोबल स्टाइलिंग का मतलब ये है कि यहाँ जो-जो स्टाइल देंगे, वो हर कंपोनेंट पे अप्लाई हो सकता है, जिस कंपोनेंट की भी आप बात करेंगे। तो मैं चूँकि ये डिज़ाइन का कोर्स नहीं है या फ्रंट एंड का कोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा ताकि मैं क्विकली इस तरह की नेविगेशन बार बनी-बनाई वहाँ से उठा लूँ, इस तरह के कार्ड्स बने-बनाए वहाँ से उठा लूँ, जिस तरह के यहाँ नज़र आ रहे हैं, ताकि हम अपने मतलब के काम पे ज़्यादा फोकस कर सकें, बजाय इसके कि हम सीएसएस, एचटीएमएल पे ही खपते रहें। So right now, what I need to do is I have to set up the bootstrap with it. 2 तरीके हैं इसके जी बूटस्ट्रैप के साथ काम करने के। पहले मुझे ये बताएं, आप जितने लोग आज प्रेजेंट हैं उनमें से कितने लोगों को बूटस्ट्रैप का बेसिक हाउ नो है, थोड़ा बहुत? बूटस्ट्रैप क्या भला है, उसको कैसे यूज करते हैं, कितने लोगों को हाउ नो है बेसिक? मुझे आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं थोड़ा मतलब सर, इतनी ज़्यादा नहीं। पता है ना कि bootstrap होता क्या है। जमशेद आप बताएं। नहीं सर, बिल्कुल आइडिया नहीं। ओके, शहजाद ख्वाजा आप बताएं। सर शहजाद। आइडिया नहीं है सर। ओके, बिल्कुल आइडिया नहीं। ठीक है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, फिर हम बूटस्ट्रैप को फिलहाल नहीं देखते, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हम बूटस्ट्रैप के बगैर ही गुजारा करते हैं। अच्छा, ये जिन्होंने कहा बिल्कुल आइडिया नहीं, उनको एचटीएमएल की हाउ नो तो है कि वो भी नहीं है? एचटीएमएल सीएसएस। सर यस मुझे सर, है वो थोड़ी है, बहुत। वो है। अच्छा, वो है तब चलें, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं हेडर में क्या करता हूँ, सिंपली एक छोटा सा मेन्यू बनाता हूँ, और उस मेन्यू के लिए मैं ULLI मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन A। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी, किसी को शायद बेचैनी हो रही है कॉल पे, बार बार कॉल आ रही है।
जी, आई एम बैक। अच्छा, एक चीज़ मुझे मैं और सोच रहा था कि मैंने एक आपको प्रपोज़ल दिया था आप तमाम लोगों को शायद ओरिएंटेशन क्लास में कि जिन लोगों को एचटीएमएल या बूटस्ट्रैप वगैरह का हाउ-टू नहीं है, तो मैं इस एक्चुअल क्लास से पहले कोई आधे 1 घंटे का सेशन अगर आपके साथ रख लूँ। बिकॉज़ अभी आई एम फीलिंग कि अगर मैं बूटस्ट्रैप छेड़ूँगा या बूटस्ट्रैप की डिस्कशन में जाऊँगा तो हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। उस पे कितने लोग राज़ी हैं? अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता 10 से 15 मिनट इस क्लास से पहले यानी एक छोटी-सी सब क्लास रख लें जिसमें एचटीएमएल एक जमशेद एग्री हैं जी और अहमद रज़ा। तो फिर हम ये करते हैं कि अपनी नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगी ना, तो हम उसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि वो बिल्कुल मैं उसमें सिर्फ बूटस्ट्रैप पढ़ाऊँगा, उसमें रिएक्ट का टच भी नहीं दूँगा। उसकी वजह ये है कि अभी हम इस पर्टिकुलर रिएक्ट स्पेसिफिक कोर्स में अगर हम सीएसएस डिस्कस करना शुरू हो गए, एचटीएमएल डिस्कस करना शुरू हो गए, तो फिर हमारा ये टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम 1 आध हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए मैं आपकी इतनी फाउंडेशन बना दूँगा बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल और सीएसएस में कि आपको फिर जब रिएक्ट में वो कंपोनेंट में मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप या एचटीएमएल की चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? तो ठीक है, मुझे आपकी पता लग गई बिल अभी के लिए मैं फिर ये सिंपली एक यूएल और एलआई लिस्ट बनाई। इस यूएल को मैंने क्लास दे दी। अच्छा, यहाँ पे जेएसएक्स मैंने जैसे कहा ना एक्सएमएल जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने याद रखनी है, नोट रखनी है। यहाँ हम क्लास सीएसएस की स्टाइलिंग के लिए क्लास नहीं दे सकते क्योंकि ये जो क्लास वर्ड है ना, ये जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड है, ये की वर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे तमाम वर्ड्स जो पहले से जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का हिस्सा है, हम वो दोबारा जेएसएक्स में नहीं लिख सकते। अदरवाइज ये वार्निंग देगा हमें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्लास नेव लिखता भी हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा या वार्निंग देगा। देखें, वार्निंग इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम? तो दिस वार्निंग इज बिकॉज मैंने यहाँ पे यूएल में लिखा क्लास। अब चूंकि ये बेसिकली जेएसएक्स है, सिंपल एचटीएमएल नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा है जी कि क्लास का वर्ड पहले से जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड है। तो अगर आपको क्लास देनी है सीएसएस वाली क्लास, आप क्लास के बजाय यहाँ पे लिख देंगे क्लास में। इस तरह की एक नहीं चंद और एक्सेप्शंस भी हैं जो 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 इस्तेमाल होंगी साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको याद भी। तो मैंने यहाँ क्लास नेम नेव दे दिया। तो अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा वापस तो यहाँ पे ये वाली वार्निंग जो थी वो खत्म हो गई। तो ये आपने याद रखना है कि आई एम नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड क्लास फॉर क्रिएटिंग सीएसएस क्लास, रादर क्लास नेम इंस्टेड। तो अब नेव में मैंने इसको कह दिया जी नेव बार, और इसमें मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज होम पेज, दिस इज अगेन लॉगिन पेज, दिस इज अगेन कॉन्टैक्ट पेज, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अबाउट पेज। तो दिस इज ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। हमने इसकी बेसिक से स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने आपको कहा है कि जब तक मैं एक्स्ट्रा चीजें क्लोज कर देता हूँ, जब तक हम सेपरेट स्टाइल देना नहीं पड़ेंगे कि हर कंपोनेंट का अपना स्टाइल हो सकता है, तो हम इसकी जो एक ही स्टाइल शीट मैनेज हो रही है ग्लोबल लेवल पे ऐप डॉट सी एस एस, इस ऐप डॉट सी एस एस को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं वो नेव बार जो क्लास दी उसको डॉट के साथ एक्सेस करूंगा और इसकी जो बेसिक स्टाइलिंग है वो यहाँ पे दूंगा। अब आप यहाँ देखें यूएल का नाम है नेवबार, तो मुझे यूएल में बेसिकली लिस्ट स्टाइल टाइप नन करूंगा। यहाँ बिल्कुल बेसिक सीएसएस चलेगी ये, बल्कि लिस्ट स्टाइल नन इसके नहीं होंगे बल्कि इसके चाइल्ड के होंगे। जितने भी एलाइज हैं उन सब का लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर दें। अभी तक ये इफेक्ट नहीं ले रहा, उसकी वजह ये है ये जो ऐप डॉट सी एस एस है ये बाय डिफॉल्ट लिंक होती थी ऐप डॉट जे एस के अंदर, यहाँ पे होती थी इम्पोर्टेड। तो हमने तो वो इम्पोर्ट सारा कुछ डिफॉल्ट हटा दिया। तो अब हम ऐप डॉट सी एस एस को जब तक यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें लिखे गए स्टाइल अप्लाई नहीं होंगे। तो हम अपने मेन ऐप डॉट जे एस की फाइल में आए और यहाँ हमने लिखा इम्पोर्ट सीएसएस वगैरह के रिसोर्सेज को। आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं ऐप डॉट
CSS। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपका app.js और app.css एक ही फोल्डर में मौजूद है, तब ये स्टाइल पिक करेगा। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो उसने यहाँ से लिस्ट स्टाइल आइटम नन, ये जो बुलेट्स हैं वो वाली प्रॉपर्टी CSS की पिक कर ली। अब मैं वापस जाके इन सारों को एक ही लाइन में करूँगा, तो यहाँ पे आके app.css में इसको मैं करूँगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स टू मेक इट इन अ सेम लाइन, और फिर इधर जाके मार्जिन दे दूंगा टेक्स्ट आइटम को मार्जिन ऑफ लाइक 10 पिक्सल्स, तो इट वुड बी सेपरेट। ये मेरा एक नया बार बन गया छोटा सा, ठीक है। और यहाँ मुझे पता है कि मार्जिन 0 हेडिंग 0, तो दिस इज व्हाट, ये मेरा हेडर बन गया। इसी तरह मैं फुटर को फिलहाल फुटर ही रहने देता हूँ, या फुटर में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सा फुटर है और कौन सा हेडर है। इसमें मैं कुछ पैराग्राफ लिखूंगा, लॉरम 50, दिस इज, ये मेरा फुटर है, ये मेरा हेडर है, ये मेरा मेन एरिया है, और ये मेरा हेडर है। अब मुझे करना ही है, ये भी आपको पता लग गया कि आपने CSS कहाँ लिखनी है, ग्लोबल लेवल की। अभी आपने कंपोनेंट लेवल की CSS नहीं लिखनी, ग्लोबल CSS लिखनी है, और वो app.css में लिखनी है। इसको भी आप क्लोज कर दें, फुटर को भी क्लोज कर दें, और वापस आ जाएं, हेडर को भी क्लोज कर दें, होम पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ से होम के कंपोनेंट में जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप जाके सिंपली होम पे क्लिक करें तो होम का कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसी पर राइट क्लिक करके गो टू द डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी होम की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्ले ग्राउंड है, ये हमारा प्ले एरिया है जहाँ पे अभी हमने खेलना है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट काम करने हैं। यहाँ तक आई होप किसी को मसला नहीं होगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक ये है कि हम रिएक्ट जेएस के किसी कंपोनेंट में डायनामिक कंटेंट कैसे रेंडर कर सकते हैं, यानी हाउ टू रेंडर अ डायनामिक कंटेंट। उसके लिए ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जिस तरह नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वैसे ही है। तो इसमें सिर्फ हम रिटर्न JSX करा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोसेसिंग जो मर्जी हम करना चाहें कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमें पता है कि हम सिंपली कॉन्स्ट के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा जी कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 90, तो ये सिंपली मैंने एक वेरिएबल में 90 वैल्यू असाइन कर दी। बताना ये है कि हम डायनामिक कंटेंट को कैसे रेंडर करते हैं। अब मैं यहाँ मेन पेज एरिया में आया और मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस दी, और उस करली ब्रेसेस में मैंने ए लिख दिया। तो जब भी आपको कोई कंटेंट डायनामिकली रेंडर करवाना है, आप सिंपली करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर कोई वेरिएबल है, कोई अरे है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लॉजिक या उसको लूप के जरिए प्रिंट करेंगे। अगर वो अरे है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, और अगर सिंपल वेरिएबल है आप सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। तो अब बेसिकली जो ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो आपका ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा 90। नॉट ओनली दिस, अगर आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, ए प्लस ए करना चाहते हैं, तो ये एक्सप्रेशन को भी एवेलुएट कर देगा इंस्टेंटली। अगर आप यहाँ पे मजीद एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग दोनों को लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू लेट्स सपोज 67, और फिर ए प्लस बी लिखना चाहता हूँ, ये ए प्लस बी आंसर तो आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ये भी लिखना चाहता हूँ कि द सम इज 157, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग के लिए एक और इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। हमें अब तक ये तो पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में ये करते आए हैं, प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अगर मैं लिखूं द सम इज और आगे ये लिखूं
तो द सम इज इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, लेकिन इसने आगे काम खराब कर दिया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये एक एक्सप्रेशन की एवेल्युएशन का रिजल्ट आना है। दरमियान में मैंने प्लस लिखा, तो स्ट्रिंग और नंबर्स ये चूंकि आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये ट्रीट करेगा या बिहेव करेगा कि ये प्लस इन दोनों को कनकैटिनेट कर रहा है और रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो उसने इस प्लस की वजह से अगले वाले प्लस को भी कनकैटिनेशन ही समझा, तो उसने सारे को कनकैटिनेट कर दिया, बजाय ऐड करने के साथ मिला के जोड़ के लिख दिया। एक तरीका तो ये है स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन का जावास्क्रिप्ट में। दूसरा तरीका ये है कि आप डबल कोट के बजाय सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट स्टिल इज वैलिड। तीसरा तरीका ये है कि आप ये जो स्ट्रिंग है इसको उठाएं, इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट ना करें, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन को खराब कर रहा है। इसको आप सिंपल बाहर हेडिंग का पार्ट ही रहने दें और वो कंटेंट डायनामिकली रेंडर करा दें जिसकी कैलकुलेशन करनी है। तो द सम इज 157 स्टिल वैलिड। लेकिन हम जिस चीज को सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये जो सबसे ज्यादा मौसर चीज है, वो ये है टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि आप इसको कट करें और ना सिंगल कोट ना डबल कोट, बल्कि आप बैकटिक इस्तेमाल करें। ये जो मैंने दो कैरेक्टर लिखे हैं इनको बैकटिक कहते हैं, और ये कीबोर्ड पे आपके जो लेफ्ट साइड पे टैब की होती है, टैब की के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है। अब इस बैकटिक का बेनिफिट क्या है? अगर मैं इसमें a प्लस बी लिखूंगा तो ये इसको तो स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम इज, ये स्ट्रिंग है, और जहां भी डायनामिक कंटेंट रेंडर करना है वहां लिखूंगा डॉलर साइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो ये बेसिकली मेरी कहलाती है, ये जो चीज मैंने लिखी है इसको मैं कहता हूँ टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग। कि जब आपने पूरी स्ट्रिंग लिखनी है वो नॉर्मली ऐसे ही लिखें बैकटिक्स में, जहां आपको डायनामिक कंटेंट रेंडर करना है वहां आप डॉलर साइन और करली ब्रेसेस में वो डायनामिक पार्ट लिख दें, तो वो रेंडर हो जाएगा एज इट इज। तो दिस इज द थिंग दैट वी विल बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने अगली बात ये करनी है, ये हमारा अगला टास्क ये है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई इवेंट हैंडल करते हैं, जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते हैं। मैंने लिखा जी एक बटन, और उस बटन को मैंने लिख दिया प्लस। मैं ये चाहता हूं कि जब इस बटन प्लस पे क्लिक हो, इस प्लस पे क्लिक हो तो ये नंबर इंक्रीमेंट हो जाए, यानी एक इंक्रीमेंट, दो इंक्रीमेंट, जितनी दफा प्लस करूं तो ये नंबर इंक्रीमेंट होता जाए। हियर इज द अनदर कॉन्सेप्ट। यहां तक किसी को मसला है तो मुझे बता दें, अब नया कॉन्सेप्ट एक बताने लगा हूं। अब से ऑनवर्ड प्रॉपर रिएक्ट। एक और कॉन्सेप्ट है जी हमारा रिएक्ट में स्टेट का, स्टेट इन रिएक्ट। ये स्टेट क्या होती है और स्टेट को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं? ये बेसिकली जो हम डाटा लिखते हैं ना, जब भी किसी वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो हम उस स्टोर्ड डाटा को हम स्टेट कह सकते हैं। यानी ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ए भी एक स्टेट है, बी भी एक स्टेट है। इस स्टेट की वैल्यू क्या है? 90 है, और इस स्टेट की वैल्यू क्या है? 67 है। आप यूं समझ लें कि जब भी हम कोई डाटा स्टोरेज का कोई भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो बुलियन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो अरे है, तो हम उसे एक स्टेट कहेंगे। और यहाँ पे ये कहेंगे कि ये स्टेट रेंडर हो रही है, या स्टेट। अब जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि हम स्टेट पे चेंज कर रहे हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि प्लस पे क्लिक करूँ तो ए की वैल्यू जो 90 है वो इंक्रीमेंट हो गए 91 हो जाए, फिर क्लिक करूँ 92 हो जाए, फिर क्लिक करूँ 93 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। स्टेट किसकी स्टेट को? स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो हर वेरिएबल, हर ऑब्जेक्ट, हर अरे या हर बुलियन किसी एक वक्त में किसी एक खास पर्टिकुलर स्टेट पे होंगे। जैसे ए की इस वक्त स्टेट वैल्यू 90 है, जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी स्टेट को चेंज करके 91 कर रहे होंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो 92 कर रहे होंगे। बेसिकली इसको हम कहेंगे स्टेट चेंज। जैसे आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते हैं कि आप किसी भी बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट लगाएं,
और उस ऑन क्लिक पे यहाँ पे आप बेसिकली कोई फंक्शन कॉल कर लें। अब हैंडल क्लिक, नॉर्मली आप यहाँ पे इस तरह फंक्शन नहीं पास करते हैं, इस तरह फंक्शन कॉल नहीं करते। आप नॉर्मली यहाँ पे इस तरह फंक्शन कॉल करते हैं जो हम इस तरह कॉन्स्ट हैंडल क्लिक एरो फंक्शन स्टाइल जिसे बोलते हैं। जब भी आप किसी एरो फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको पता है एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी वेरिएबल में फंक्शन को सेव करेंगे तो उस फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है, सिंपली हैंडल क्लिक। आप यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक कंसोल लाइन लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हेलो लिख दूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, उसने कंसोल प्रिंट कर दिया। फिर प्लस किया, दो दफ़ा कॉल हो गया। फिर प्लस किया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितनी दफ़ा भी प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो हेलो जो फंक्शन मैंने लिखा है हैंडल क्लिक का, और उसके अंदर जो कंसोल है वो बेसिकली इट विल कीप ऑन ट्रिगरिंग दैट। अब वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ए में इंक्रीमेंट करना है तो आप में से कौन सा आदमी इसका जवाब दे सकता है कि कैसे करूं ए में इंक्रीमेंट? कोई बता सकता है जी? सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट का ये पूछ रहा हूँ सवाल। प्लस प्लस किसको प्लस प्लस डिक्टेट करे ना? सर ए प्लस प्लस लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस? हैंडल क्लिक के अंदर। जी, अभी तक की आपकी लॉजिक ये कहती है जी कि हम ए प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम ए प्लस प्लस करेंगे तो देखिएगा इंटरेस्टिंगली होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये है कि रीजन ये है जी कि हम कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिलहाल उसको छोड़ दें इस इशू को, क्योंकि कांस्टेंट और, लेकिन अब अगर देखें तो होगा अब भी कोई खास काम नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। कोई बंदा हिंट दे सकता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिर दोबारा कंसोल डॉट लॉग ए लिख दूं, मुझे ये चेक करना है कि क्या ए इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस ए की वैल्यू 91 इंक्रीमेंट हो रही है, दिस 92 हो रही है, इसका मतलब मेरा इंक्रीमेंट ठीक काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात बेटा समझने की है बहुत इंपॉर्टेंट कि ए इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहां भी तो वही ए रेंडर हो रहा है ना, तो ये यूआई में क्यों नहीं अपडेट हो रहा? यानी ए मेमोरी में अपडेट हो रहा है बैकएंड पे, मैंने ए 91 किया, फिर क्लिक किया 92 हो गया, फिर क्लिक किया 93 हो गया, मेमोरी में तो ए अपडेट हो रहा है, लेकिन यहां भी तो उसी ए को रेंडर कर रहा हूं, यहां अपडेटेड वैल्यू क्यों नहीं आ रही? यहां तो वो 90 फिक्स खड़ी है, जो बिल्कुल स्टार्ट में थी वही वैल्यू आई एंड तक यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 90 आ रहा है ना, और ये 90 बेसिकली ये स्टेट की वैल्यू आ रही है, ये वाली 90। जब मैं अपडेट कर रहा हूँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये ए उसी ए की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, यानी ए प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर कंसोल कर रहा है। अब कंसोल मैंने इसीलिए किया कि मैं आपको बता सकूं कि मेमोरी में अपडेट हो रहा है, यूआई में अपडेट नहीं हो रहा। यूआई से मुराद यूजर इंटरफेस, यूआई में यहाँ। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल यहाँ अडॉप्ट नहीं कर सकते, और वो आपने उसका इंटेंशनल मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करके बताया कि ये प्रॉब्लम आता है कि मेमोरी में अपडेशन होती है, यूआई में अपडेट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट को हैंडल करने का या स्टेट को मैनेज करने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, या वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करने का ये तरीका ठीक जावास्क्रिप्ट में नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मेमोरी में तो अपडेट कर देगा किसी वेरिएबल की वैल्यू, यूआई में रेंडर नहीं करेगा। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स में, जिसको हम कहते हैं जी हुक्स। ये हुक्स क्या भला है? हुक इज नॉट वेरी स्पेशल थिंग, इट इज अ फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जरा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। जैसे अगर जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं पढ़ी हो तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता था,
क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन ही होता था, लेकिन एक स्पेशल फंक्शन होता था, उसकी यानी डेटा टाइप नहीं होती। जब भी क्लास में क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइजेशन करते थे, इस तरह का हमको डिफाइन करते थे वहां पे कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे बेसिकली ये जो हुक्स हैं, हुक्स आर बेसिकली फंक्शंस बट दे आर हैविंग स्पेशल पर्पसेस। मैं अभी हुक यूज करूंगा तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अभी हमने जो हुक इस्तेमाल करनी है वो हमने यूज स्टेट। ये जिस तरह फंक्शन होता है वैसे ही हम इसको हुक को इस्तेमाल करते हैं। आप में से कोई भी बंदा जिसने फंक्शन को कभी भी कॉल किया हो उसको ये पता होगा कि ये सिंपली एक फंक्शन कॉल है। हुक्स जितनी भी हैं, दो तरह की हुक्स होती हैं। एक यूजर डिफाइंड, यानी हम खुद अपनी कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं, और कुछ हुक्स हैं जो प्री डिफाइंड है, जो पहले से डिफाइंड है, बनी बनाई मौजूद है रिएक्ट की लाइब्रेरी में। तो जब भी हम कोई हुक इस्तेमाल करते हैं तो हमें एज यूजुअल, जैसे हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो हुक है यूज स्टेट की, ये बेसिकली हम यहाँ से रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट करके। अब हम इंपोर्ट रिएक्ट, ये तो पहले से इंपोर्ट हो रहा था, हमने साथ यहाँ पे यूज स्टेट किया और उसको रिएक्ट में से इंपोर्ट किया। अब हम इस यूज स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यूज स्टेट को इस्तेमाल करने के लिए ना, ये आपको एक स्पेशल चीज रिटर्न करती है, बल्कि एक चीज नहीं, दो चीजें रिटर्न करती है ये, जिनको आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। और इसको लिखने का स्टाइल भी यही होता है एब्सोल्युटली, कॉन्स्ट दिस और दिस। ये यूज स्टेट में आप करना क्या चाहते हैं, हम कोई ए की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा ए और यहाँ लिखूंगा सेट ए। अगर दोबारा मैं रेफरेंस दूंगा, किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसको गेटर और सेटर का अंदाजा होगा। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ ये याद रख लें कि जब भी हम हुक इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज तो ये है कि हुक को लिखने का तरीका ये होता है। ये हुक एक स्पेशल फंक्शन है जो आपको दो चीजें रिटर्न करता है। एक वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, यानी आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और दूसरा सेट ए, एक फंक्शन, यानी एक ये एक वेरिएबल रिटर्न करेगा और दूसरा एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि इस वेरिएबल को अपडेट करने का रिस्पॉन्सिबल होगा या अपडेट कर सकेगा। तो इस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया ए, या आप इसको दे दें वैल। जो भी ये वैल देंगे साथ में इसको ये लिख दें सेट वैल। तो यूज स्टेट की हुक ने हमें दो चीजें दी, एक वो स्टेट वेरिएबल और दूसरा वो फंक्शन विच हैज टू अपडेट द स्टेट वेरिएबल वैल। अब इस यूज स्टेट की पैरेंथेसिस में हम इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, यानी हम इसे 0 देते हैं अगर ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, हम इसे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, हम इसे अरे भी दे सकते हैं, और हम इसे ट्रू फॉल्स बुलियन भी दे सकते हैं। तो जो भी चीज यूज स्टेट की पैरेंथेसिस के अंदर होगी, इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल, यानी ये इस वैल की इनिशियल वैल्यू कहलाएगी। तो मैं इसको इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0 फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज मुझे, या 90 जो अभी मैंने वेरिएबल को दी हुई थी। इसका मतलब, इस पूरी स्टेट का मतलब ये समझें कि मैंने ये लिखा हुआ है, लेट वैल इक्वल्स टू 90। ये जो मैंने इनिशियलाइजेशन की हुई थी, नॉर्मली रिएक्ट में ये अलाउड नहीं है। रिएक्ट में अगर आपको कोई भी डाटा रेंडर करना है तो आप हमेशा स्टेट के थ्रू करते हैं। तो ये बात याद रख लें, कोट कर लें कि वी ऑलवेज रेंडर द डाटा टू द स्टेट वेरिएबल। वी आर नॉट अलाउड टू रेंडर द डाटा यूजिंग अ नॉर्मल सिंपल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लाइक दिस। सो अब बेसिकली, अच्छा इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब भी ये कंपोनेंट रेंडर या री रेंडर होगा तो ये बेसिकली स्टेट की वैल्यू को ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अभी जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा था वो ये कि हम स्टेट चेंज तो कर रहे थे, वो स्टेट मेमोरी में चेंज हो भी रही थी, लेकिन वो यूआई में रेंडर नहीं हो रही थी। तो ये काम हमारे आसान कर देती है हुक, कि आप जब हुक के जरिए किसी स्टेट को रेंडर करते हैं तो जब भी उस स्टेट में चेंज आती है तो वो दो जगहों पे चेंज करता है, एक यूआई में और दूसरा मेमोरी में, या वाइस वर्सा, एक मेमोरी में और यूआई में। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि यूज स्टेट हुक का पर्पस क्या है, तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट एंड आई एम समराइजिंग इट, कि हम जब भी स्टेट चेंज करते हैं तो उसको हुक्स के जरिए चेंज करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि हुक उसको मेमोरी में भी अपडेट करती है, किसको, स्टेट को, या स्टेट की वैल्यू मेमोरी में भी अपडेट करती है और यूआई में भी अपडेट करती है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर जाएं तो हम इस ए प्लस प्लस वाली लॉजिक तो कहानी खत्म हो गई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वैल को यूआई में डिस्प्ले करेंगे, जो स्टेट वेरिएबल है उसको, और इसको अपडेट जब करना है, जब मैं हैंडल क्लिक पे क्लिक यानी हैंडल क्लिक के बटन पे क्लिक करूंगा या प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं आके ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यूज स्टेट ने ये फंक्शन तो पहले से दे दिया है कि अगर आपने वैल्यू अपडेट करनी है तो आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना होगा, सेट वैल का। सेट वैल का फंक्शन कॉल करके करो क्या, वैल्यू को अपडेट करो। यानी मेरे पास पहले वैल पड़ा हुआ है तो वैल में एक ऐड कर दो, वैल प्लस वन। ये वैल क्या है, ये वाला जिसकी इनिशियल स्टेट क्या है 90, मैं इसको कह रहा हूँ उस 90 को पकड़ो जो भी इसकी करंट स्टेट है, 90 है, फिर 91 हो जाएगी, फिर 92 हो जाएगी। इसको कह लें जो भी प्रीवियस स्टेट है वैल की या करंट स्टेट है, उसमें एक ऐड कर दो मजीद। अब अगर मैं जाके यूआई पे इसको रिफ्रेश करूं और क्लिक करूं तो अब 91 यहाँ पे हो रहा है, 92, 93, 94, 95 वगैरह वगैरह। So now I am having the proper way of handling state inside the functional component using hook या react hook। यहाँ तक समझ आ गया जी? मैं आज बिल्कुल स्लो हूँ, जानबूझ के कि आपको एक ही टॉपिक ये स्टेट का पढ़ाऊँ, लेकिन अच्छा सा करके पढ़ाऊँ। किसी को प्रॉब्लम है तो ये आप पूछ लेंगे सवाल अभी। नो सर। ये बेटा मेरी पता नहीं बुरी आदत है अच्छी आदत, आप समझ लें कि मुझे खामोशी पसंद नहीं है। कुछ रिस्पांस देंगे तो मेरा वो जो है ना मोरल बढ़ेगा कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं समझाना है। सर ये सेट वैल का दोबारा बता दें, क्या करता है ये? बेसिकली सेट, ये हुक जो है ना, यूज स्टेट की हुक, ये हमें दो चीजें देती है, एक स्टेट वेरिएबल और दूसरा फंक्शन जो कि स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा। ये बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट हुक डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, तो जो चीज प्री डिफाइंड होती है हमें उसको उसी स्टाइल में यूज करना। अब वैल जो है, ये तो वो स्टेट वेरिएबल है, जहां भी हमें स्टेट डिस्प्ले करानी है या डाटा डिस्प्ले कराना है वो हम स्टेट वेरिएबल लिख देंगे। सेट वैल का पर्पस ये है कि ये उस स्टेट को अपडेट करने के लिए हमें देता है ये फंक्शन यूज स्टेट। सेट वैल बेसिकली उस वैल्यू को सेट कर देगा, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सेटर होता है। सेटर का पर्पस सिंपली किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना, नथिंग एल्स। गॉट इट? ठीक है सर। तो ये सेट वैल क्या कर रहा है बेसिकली, इस सेट वैल के अंदर देखे मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल यानी यही वाला स्टेट वेरिएबल, इसको पकड़ो और उसमें ऐड कर दो, दैट्स इट। अब एक और बात याद रखनी है कि जब भी स्टेट में चेंज होती है इंटायर कंपोनेंट री रेंडर होता है। आई रिपीट, जब भी स्टेट में चेंज होती है पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। यानी अब मैं अगर इसमें देखूं तो ये हेडर और फुटर को छोड़ दें, बिकॉज हमारा कंपोनेंट सिर्फ ये है जिसमें हम काम कर रहे हैं, होम का। जब मैंने स्टेट में चेंज हुई तो ये पूरा कंपोनेंट, ये एक छोटा सा कंपोनेंट री रेंडर हुआ और उसने नया डाटा यहाँ के डिस्प्ले कर दिया। फिर स्टेट चेंज हुई, फिर कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो ये कंपोनेंट री रेंडरिंग हो रही है। अगर आप ये फेसबुक का वो लाइक का बटन देखें तो यही काम हो रहा होता है। आप लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका जो लाइक काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ये बात क्लियर है जी? जी सर। जी सर। क्लियर हो, बहुत अच्छा होगा। तो दिस इज हाउ वी अपडेट द स्टेट। और सर जी, सर उसकी मैं सुन रहा था लेकिन मेरे जहन में नहीं आया बात। जब हम यूज स्टेट 90, हमने दोनों वेरिएबल्स को उठा के हमने स्टेट यूज किया 90, तो ये उसके वैल में जाके स्टोर होगा जो कि जी, जी, पहला वेरिएबल होगा।
इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं जो भी हम यूज स्टेट के अंदर हम देते हैं ना वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल। अब अगर हम दो स्टेट्स इस्तेमाल करेंगे ना या ऐड वाली लॉजिक करेंगे तो हम ये बात याद रखें कि हर एक डाटा आइटम के लिए अलग से स्टेट हमें चाहिए होगी। यानी अगर हम वैल और वैल वन दो चीजों को ऐड करना चाहें ना तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वैल के लिए अलग स्टेट होगी और वैल वन के लिए अलग स्टेट होगी। क्लियर है बात? यस सर, उसके लिए हम फिर दोबारा से नीचे बनाएंगे कॉन्स्ट वैल, एक नई स्टेट बनाएंगे। ठीक है। और फिर जब दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे तो उस सम के लिए अलग स्टेट होगी। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ जाएं और मैं आपको दो स्टेट्स बना के दिखाता हूँ, इसमें जाएं और इसमें आप वैल वन इसका वेरिएबल अलग रखें और सेट वैल वन इसको अलग रखें और इसको भी आप कुछ भी कर दें, लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वैल्यू 85 कर दें और इस लाइन को हटा के अब दोबारा H1 में वैल वन को रेंडर कर दें। अब आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल कर लें सेट वैल वन और इसको कह दें जी कि वैल वन प्लस वन, दैट्स गोना बी द थिंग। अब अगर आप अब देखें ये दोनों काम मैं एक ही बटन के क्लिक पे कर रहा हूँ, नहीं वैल वन को भी अपडेट कर रहा हूँ, वैल टू को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास दो स्टेट्स आई, मैंने दोनों को एक ही फंक्शन के साथ या एक ही बटन के साथ क्लिक किया। क्लियर है जी? यस सर। अब अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो इसकी लॉजिक मुझे आप बताएंगे। ऐड करना है तो बेसिकली ऐड करने का मतलब ये हुआ कि मैं अब यहाँ पे ये नहीं कर रहा बल्कि द सम मिस कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ सम। इसका मतलब ये होगा मुझे यहाँ एक और स्टेट देनी होगी, उसको मैंने देना होगा सम और इसको मैंने देना होगा सेट सम और इसकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब जब मैं जाऊंगा तो सम की वैल्यू क्या है, बेसिकली 0। लेकिन मैं इन दोनों को ऐड करके ऐड कैसे करूंगा, यहाँ मुझे पता है वैल अवेलेबल है तो मैं बोलूंगा जी लेट सम इक्वल्स टू वैल वन प्लस वैल सॉरी वैल प्लस वैल वन। जब वैल वन प्लस वैल दोनों क्यों कर लें। और अब ये बेसिकली यहाँ रेंडर क्या हो रहा है यूआई में, सम सेट सम में जाके ये करूंगा और फिर ये करूंगा। बात समझ आई? अब अगर मैं जाऊंगा तो दोनों का सम आ गया, यहाँ सम रेंडर हो रहा है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी। ये जो ही मैंने हैंडल क्लिक किया तो मैंने कहा जी दो जो बाकी स्टेट्स हैं वैल और वैल वन उन दोनों को ऐड करो। ये इस तरह भी कर सकता हूँ और ये मैं स्ट्रेट अवे इन दोनों को उठा के जस्ट टू मेक इट अ बिट शॉर्ट ये भी कर सकता हूँ। मैं आपको जो चीज बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलवेज नेवर एवर यूज द ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट मेथड टू हैंडल द डेटा चेंज इन द रिएक्ट कंपोनेंट। ऑलवेज यूज द स्टेट वेरिएबल्स टू अपडेट द चेंजेस और थिंग्स लाइक दैट। ये क्लियर हो गया सबको जी? यस सर, अगर इसमें हम ऐड करना चाहें कि सम को भी, अगर हम उस बटन पर क्लिक करें सम भी ऐड हो। सम में क्या ऐड हो मजीद? नहीं ऐड ना हो, सॉरी इंक्रीमेंट हो। तो इंक्रीमेंट कर लें आप इसको यूं करके सम की जो पहले मैंने कहा ये लेट सम, बाकी तो उल्टे सीधे तरीके जो भी है ना, यहाँ पे आप सम की वैल्यू लें जो भी एग्जिस्टिंग या करंट वैल्यू और उसमें अपडेट कर दें वन सेट सम वन। ये तो अजीब गरीब काम हो जाएगा ना कुछ, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, ठीक है। यस सर ठीक है। अभी हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, इसकी कोई टेक्निकलिटी बीच में देख लें, गौर से देख लें, आप ड्राई रन कर लिया करें इसको, लेकिन इट डजंट मेक सेंस, ये कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी नहीं वैसे। क्लियर है बेटा? यस सर। मेरे ख्याल में यहाँ तक बहुत है। बहुत है सर।
टाइम है 10-15 मिनट, हम बाकी कोई टॉपिक अगला छेड़ सकते हैं, लेकिन वो एक स्टैंड अलोन पूरा अलग से टॉपिक है प्रॉप्स का। अच्छा, यहाँ एक टास्क देता हूं मैं आपको छोटा सा, चलें ट्विस्ट करता हूं आप लोगों को। ये मैंने अभी जो स्टेट की है ना, ये सिंपल न्यूमेरिक की है, ठीक है। अब अगर यहां मैं कर दूं ये कर दूं जी शो सेट, तो बाय डिफॉल्ट इसको कर दूं फॉल्स। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, सम इज नॉट डिफाइंड, वेयर आर वी रेफरिंग, यहाँ भी हम कुछ भी कर देते हैं या कुछ भी नहीं कर देते। मैं ये चाह रहा हूँ, क्या मसला, सम इज नॉट डिफाइंड, अभी भी हम सम को कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर आर वी यूजिंग सम, कहीं नहीं कर रहे, तो फिर इसको रिफ्रेश कर दो। ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब इस प्लस पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए। प्लस पे क्लिक करने पे ये पूरा टेक्स्ट जो है ये हाइड हो जाए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने का एक स्टेट ले ली शो और सेट शो, और स्टेट को बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, या बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दें कि बाय डिफॉल्ट वो शो हो रही है। अब मैंने इसको, आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर का पता है आप लोगों को? जैसे हम ये करते हैं, अगर लेट ए इक्वल्स टू 90, और यहाँ पे करते हैं जी कि ए, अगर ए ग्रेटर देन 90 है तो ये काम करे, अदरवाइज ये काम करे। इस ऑपरेटर के बारे में पता है आपको, क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर? जी सर। नो सर। नहीं। अच्छा, बेसिकली ये टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, ये भी देख लें आप। अगर मेरे पास ए में 90 पड़ा हुआ है, तो मैं अगर ये चेक करना चाहूँ कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, तो फिर एक मैसेज शो करे, console.log a is greater than 90, और एल्स में शो करे console.log a is less than 90। ये तो प्लेन जावास्क्रिप्ट का सबको पता होगा ना। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 90, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ की बॉडी चलाएगी, एल्स वाली इग्नोर कर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी फॉल्स होगी, तो फिर ये वाली इग्नोर हो जाएगी, ये वाली बॉडी चलेगी। ये तो प्लेन जावास्क्रिप्ट का था। इसी पूरे काम को शॉर्टकट नोटेशन जावास्क्रिप्ट में भी है, ये टर्नरी ऑपरेटर रिएक्ट में तो है ही है। इसी पूरे काम को शॉर्ट तरीके से लिखने का ये ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसके शुरू में हम एक कंडीशन देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कंडीशन दी है, इफ ए इज ग्रेटर देन 90। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी ये, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये जो कॉलन है इसके बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी ये। यानी इस पूरे इफ एल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल कर। ठीक है जी। अब मैं यही टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करने लगा हूं। यहां पे मैं ये चाह रहा हूं, इस पूरे के पूरे यूआई को डायनामिक कंटेंट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, और फिर मैं यहां पे ये चेक कर रहा हूं कि शो की वैल्यू को चेक करो। शो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? ट्रू, बुलियन है ना, हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ट्रू है तो ये शो करो, और एल्स
अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी ना शो करो, खाली स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग शो करो। ये एग्जैक्टली वही टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया। अब जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा, यहां पे आएगा, शो की वैल्यू को देखेगा, तो शो की वैल्यू क्या है? ट्रू है, बिकॉज शो की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने यूज स्टेट में ट्रू रखी हुई है। जब ये ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद ये स्टेटमेंट चलाएगा और शो करेगा द सम इज। अब अगर मैं यहां जाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, ट्रू है तो ये शो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक पे ये हाइड हो, तो मैंने हैंडल क्लिक पे जाके यहां पे स्टेट को अपडेट करना है, सेट शो, तो यहां पे क्या कर दूं, फॉल्स। अब अगर मैं यहां पे जाऊं तो बाय डिफॉल्ट शो की वैल्यू ट्रू थी, मैंने इस पर क्लिक किया तो शो की वैल्यू फॉल्स हो गई, वो हाइड हो गया यहाँ से। दोबारा जाएं, दोबारा जाएं। ये बात समझ आ रही है जी? ये समझाने का मकसूद ये है कि हम जो स्टेट है, यूज स्टेट, उसमें हम किसी भी किस्म की वैल्यू रख सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर की वैल्यू रख सकते हैं, या हम बूलियन ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कंडीशनल रेंडरिंग। यानी मैं किसी भी यूआई के कंपोनेंट को या यूआई के एलिमेंट को कंडीशनली रेंडर कर रहा हूं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मैं चाह रहा हूं कि शो की वैल्यू चेक करो, अगर शो की वैल्यू ट्रू है तो फिर ये वाला रेंडर करो, और अगर फॉल्स है तो ये वाला रेंडर करो। अब इसमें ब्लैंक है, आप चाहे तो यहां कोई और टेक्स्ट भी लिख दें, ठीक है? तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कंडीशनल रेंडरिंग। यहां पे इसके अंदर आपने रिटर्न के अंदर कमेंट्स देने हैं, तो उसके लिए भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहां मैं दे देता हूं ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल रेंडरिंग। ये है जी स्टेट इन रिएक्ट, और ये है जी इवेंट हैंडलिंग। ओके, ये समझ आ गया सबको? मैं ये समझ आ गया तो मैं यहीं पे एंड करूंगा, आई विल नॉट गोइंग अहेड। ये लेक्चर बेटा आपकी रिएक्ट की फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब हमारी क्लास होगी चूंकि नेक्स्ट मंडे को, तो नेक्स्ट मंडे से पहले बीच में आपके पास 3 दिन है, 4 दिन है। इन 3 दिनों में अगर आपको कोई मसला आता है काम करने में, कोई इशू आता है, तो आप मोर देन वेलकम ग्रुप में मैसेज करें, स्क्रीनशॉट भेजें। अगर तो वो मसला ज़ुबानी बताने वाला हुआ तो मैं वो ज़ुबानी बता दूंगा, और अगर वो मसला ज़ुबानी बताने वाला ना हुआ तो फिर उसका अल्टरनेट कोई निकाल लेंगे, या आपसे कहूँगा स्क्रीन शेयर करें, या मैं जो भी कुछ करूँगा। तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करें, जो इशू है उसको ग्रुप में शेयर करें। आप आपस में एक दूसरे को जवाब दे दिया करें अगर आपको आते हैं। लेट्स सपोज इफ आई एम नॉट आंसरिंग, इफ आई एम नॉट अवेलेबल, इफ समबडी एल्स इज नॉट अवेलेबल, आपको उसका जवाब पता है तो आप उसको जवाब दे दिया करें, किसी की हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप में से किसी को नहीं आता तो आप डेफिनेटली ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करें, मैं जब भी उसको देखूंगा, अगर उसी वक्त में अवेलेबल हुआ तो उसी वक्त उसका जवाब दे दूंगा, वरना बाद में उसका जवाब लाजमी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक छोटा सा इशू हो जाए तो आ जाए तो आप 2 दिन या 3 दिन के लिए स्टक रहें जी कि अगले मंडे को जाके पूछेंगे। आप बेशक कॉल कर लें, यू आर वेरी ओपन, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें मुझे। तकरीबन मेरा व्हाट्सएप समझें कि 24 घंटों में से 18 घंटे ऑनलाइन ही रहता है। लेकिन एक चीज़ को मेक श्योर करें बेटा प्लीज़, कि आप ये जो स्टेट है इसको मंडे तक फिंगर टिप्स पे कर लें, ताकि जब भी हम स्टेट यूज़ करें तो हम बगैर एक्सप्लेनेशन के सिंपली यूज स्टेट की हुक इस्तेमाल करें, और उसमें जो भी वेरिएबल और फंक्शन हमें रिटर्न हुआ है हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। आज का जो टॉपिक है, जस्ट टू समराइज इट, एक हमने पढ़ा जी हाउ टू रेंडर डायनामिक कंटेंट इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट। दूसरा हमने पढ़ा जी टेम्पलेट लिटरल। तीसरा हमने पढ़ा है जी हुक। चौथा हमने पढ़ा है जी स्टेट। और पांचवा हमने पढ़ा जी इवेंट हैंडलिंग। और छठा हमने पढ़ा जी कंडीशनल रेंडरिंग। ये 6 कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल जुबानी आने चाहिए, ठीक है जी? सर एक इश्यू आ रहा है। किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लगी? सर
जी जी। मेरा इंटेलिजेंस नहीं काम कर रहा ये JS की फाइल के अंदर HTML के लिए। अच्छा, आप ये एक्सटेंशन बनाएंगे, कोई एक्सटेंशन का मसला होगा। अ, ये एक्सटेंशन यूज कर लो, ES6 React Redux GraphQL। ठीक है, एक ये यूज कर लो और एक आप यूज कर लो ये रिएक्ट कोड स्निपेट। कर रहे हो ना नोट? जी। और बस यही दो हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है इस चीज से। होपफुली इट शुड बी सॉर्टेड आउट। ठीक है सर। बाकी जी किसी को और कोई इशू है? कोई इशू नहीं है तो देन आई एम लीविंग द क्लास। आई विल मेक दिस रिकॉर्डिंग